मैं एक कंपनी में काम करता था। यहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ जॉब करती थीं। सब लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत और जवान थीं। मैं सारा दिन उनको देखता रहता, मगर कभी किसी से दिल की बात नहीं करता था। मेरी उम्र 50 साल थी और मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी थी। वह ज़्यादातर बीमार रहती थी। डाइट अच्छी होने की वजह से मैं 40 साल का लगता था। मेरा दिल अभी जवान था। दिल चाहता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय करूं, मगर हिम्मत नहीं कर पाता था। डर लगता था कि कोई लड़की मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे। आज मैं ऑफिस से निकला तो इसी बात को सोचते हुए गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था। मुझे लगा था शायद सड़क पूरी तरह खाली है, लेकिन अचानक ही कोई गाड़ी के सामने आया था। मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दी। मैं तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो गया हो, क्योंकि मेरी गाड़ी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा तो गुलाबी रंग के सूट में एक गोरी चिट्टी और कम उम्र लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पलक झपकना भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चाँद ज़मीन पर आ गया हो। वे 20-22 साल की लड़की होगी। कुछ देर तक तो मैं उसके चेहरे को देखता रहा और जब कुछ होश आया तो मैंने उससे पूछा कि आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। उसने धीरे से इनकार में सर हिलाया और उठने की कोशिश करने लगी। मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करने की कोशिश की तो उसने मुझसे पास खड़ी हुई बैसाखी उठाने के लिए कहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की किसी कमी का शिकार होगी। सच कहूँ तो मैं पहले ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। मैंने उसकी बैसाखी उठाई और उसे सहारा देकर खड़ा किया तो वह शुक्रिया कहकर दूसरी तरफ जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा कि आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मुझ जैसी मजबूर लड़की का भला क्या ठिकाना हो सकता है। लोग तो हमें नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं। जाना तो मुझे घर था, लेकिन मैं जिस रिक्शा वाले के रिक्शे में सवार थी उसका रिक्शा ख़राब हो गया है। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मुझे अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ था। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। पहले तो उसने हैरान से मेरी तरफ देखा, क्योंकि किसी अनजान आदमी पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठना किसी भी नौजवान लड़की के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मैं मेरी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह हसीना मेरी गाड़ी में बैठी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरी नज़र सड़क से कहीं ज़्यादा उसके शरीर पर जमी हुई थी, क्योंकि उसे देखकर मेरे अंदर जज्बात पैदा हो रहे थे। मौसम पहले ही ख़राब था और हम आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज़ बारिश होने लगी थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने मुझे अपना नाम अंजू बताया था। वे कहने लगी कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी। अगर मैं ज़्यादा देर घर से पहुंची तो मेरे मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और मुझे सुबह तक दरवाज़े पर ही बैठना होगा। अब मुझे समझ में आया कि वे इतनी क्यों ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे अपने मकान मालिक की फ़िक्र सता रही थी। मैंने कहा कि यहाँ से मेरा घर करीब है, वे चाहे तो आज की रात मेरे घर पर गुजार सकती है। मैं उसका साथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और जवानी ने उसकी इस कमी को पूरी तरह से छुपा दिया था। कुछ देर सोचने के बाद वे कहने लगी कि मैं आपके घर चलने के लिए राज़ी हूँ। आपके घर तो कोई औरत मौजूद होगी ना? मेरी बीवी घर पर मौजूद है। ये सुनकर तो वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैं उसे अपने बड़े से बंगले में ले आया। मैंने उसे ये बताया था कि मेरी बीवी उम्र में मुझसे दुगनी बड़ी है और वह शाम होते ही अपनी दवाई खाकर सो जाती है। अंजू मेरा आलीशान घर बड़ी हैरत से देख रही थी। वे बड़ी उम्मीद से कहने लगी कि मैं तो आज तक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती आई हूँ। मैंने तो कभी इतना खूबसूरत घर सपने में भी नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया
और धीरे से उसके कान में कहा कि ये घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मेरी बात सुनकर वे एकदम से रुक गई थी और पलटकर मेरी शक्ल देखने लगी थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और नौकरानी को आवाज़ देकर उसके लिए खाना मंगाया। वे कहने लगी, आपकी बीवी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैंने उसे बताया कि मेरी बीवी एक 70 साल की औरत है जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। वे रात को 8 बजे दवाई खाकर इस तरह सोती है कि सुबह से पहले उसे कुछ खबर नहीं होती। सच बताऊं तो मैं अपनी बीवी से तंग हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हमसफ़र शामिल हो जाए जो मेरे अंदर की टेंशन को मिटा सके। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कर दी थी और कितनी ही देर वे चुपचाप बैठी रही थी। उसका चेहरा मुझे बता रहा था कि उसे मेरी बात बुरी नहीं लगी है, बल्कि वे इस बारे में सोच रही है। इसलिए मैंने मौका देखकर उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वे कहने लगी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करें? वे कहने लगी कि आपकी बीवी को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने उसे यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी से तो अपना आपा ही नहीं संभला जा रहा है, भला वह क्या करेगी? तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। अंजू कहने लगी, ठीक है, उसे मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वे शादी से पहले अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी के बाद उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूँ और वे कहीं की ना रहे। इसलिए वे मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा पहले अपने नाम करवाना चाहती है। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? मेरे पास कौन सा दौलत की कमी थी? और ये जायदाद मेरी अपनी भी तो नहीं थी, ये तो मेरी उस बीवी की थी जिसके साथ मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था। मैंने अंजू से वादा कर लिया कि मैं अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। ये सुनकर वे खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है, मुझे भी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। एक 20-22 साल की जवान और ख़ूबसूरत लड़की मेरी बीवी बनने के लिए राज़ी हो गई थी, और उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती थी। सारी रात अंजू मेरे ड्राइंग रूम में बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में इतनी मिठास और ख़ूबसूरती थी कि मैं पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था। अगली सुबह मैं ख़ुद उसे उसके घर छोड़कर आया था। एक छोटे से घर के ऊपर वाले पोर्शन में वे किराए पर रहती थी। मैंने उससे कहा था कि मैं अगले हफ्ते तक सारे कागजात बनवा कर उससे शादी करूंगा और अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराई थी और मैं उसे छोड़कर वापस लौट आया था। वापसी के सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो उम्र के इस हिस्से में आकर मुझे ऐसी लड़की मिल रही थी। मैं जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी जगी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी थी कि तुम रात को किसको घर पर लाए थे? फ़िलहाल मैं अपनी बीवी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और कह दिया वह मेरी दोस्त की बेटी है और आने वाले कुछ दिन तक हमारे घर में ही रहेगी, क्योंकि मेरा दोस्त किसी काम से दूसरे शहर जा रहा है। ये सुनकर मेरी बीवी ने कुछ नहीं कहा और ख़ामोश हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब मैं अंजू से शादी करके इस घर में भी ले आता तो मेरी बीवी को कुछ नहीं पता चलता। ये एक हफ़्ता मैंने अंगारों पर गुजारा था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी और पूरे एक हफ़्ते के बाद मैंने उसके नाम अपनी आधी जायदाद कर दी थी और उसे अपने घर ले आया था। मेरी बीवी हमेशा की तरह दवाई खाकर सो चुकी थी। आज अंजू कुछ घबराई हुई थी। जब मैं उसे अपने साथ मंदिर लेकर जाने लगा तो उसने मुझे रोक दिया और मुझसे कहा कि वह अकेले में मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैं उसे एक और कमरे में ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर अपने बाजू से कपड़ा हटा दिया। उसके बाजू पर एक ऐसा निशान था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी अन्नू से करवा दी थी। मैं एक छोटी सी नौकरी करता था।
शादी के 1 साल बाद ही हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया था। अन्नू अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारी बेटी अपाहिज है, वे चल फिर नहीं सकती है। उसके बाजू पर भी एक काला निशान था। अंजू पूरा दिन उस बच्ची का ध्यान रखती। एक दिन उसने मुझे बताया कि वे दोबारा माँ बनने वाली है, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दिल में डर था कि मेरा दूसरा बच्चा भी कमी के साथ पैदा हुआ तो क्या होगा। और फिर देखते ही देखते हमारा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मेरा डर सच साबित हुआ था। हमारा दूसरा बच्चा भी अपाहिज पैदा हुआ था। अब हमारे बीच और भी ज़्यादा दूरियां आ गई थी। हमारे घर 2 बच्चे मौजूद थे और दोनों में से एक बच्चे का एक ही पैर था और दूसरे बच्चे का एक ही हाथ था। हमारे लिए घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था। मैंने और अन्नू ने ज़िंदगी के 7 साल इसी तरह एक साथ गुजारे। और फिर जब मुझे लगा कि अन्नू बच्चों में इस तरह बिज़ी हो गई है कि वे मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकती है और ना ही मैं उन बच्चों का बोझ उठाना चाहता हूँ, तो मैंने एक झूठा खेल रचाया। मैंने अन्नू से कहा कि मुझे दूसरे शहर किसी काम के सिलसिले में जाना है। ये कहकर मैं दूसरे शहर चला आया और फिर अपने दोस्त के हाथों अपनी झूठी मौत की खबर अपने घर वालों को पहुंचा दी और हमेशा के लिए उनसे जान छुड़वा ली। मैंने अपनी नई खुशियां चुनी और दूसरे शहर में एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली। मुझे अपने दोस्त के कारण नौकरी भी मिल गई थी और फिर वहाँ मौजूद मेरे ऑफिस की बॉस, जो एक विधवा औरत थी, उसका दिल मुझ पर आ गया। वे उम्र में मुझसे ज़्यादा थी, लेकिन वह अनु जैसी खूबसूरत नहीं थी, मगर उसके पास मौजूद दौलत उसकी हर कमी पर भारी थी। मैंने अपने बॉस से शादी कर ली और दोबारा पलट कर कभी अपने बीवी बच्चों को जाकर नहीं देखा। मैं नहीं जानता था कि मेरी मौत की खबर उन पर बिजली बनकर गिरी होगी और अन्नू ने 2 अपाहिज बच्चों के साथ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी। मैं खुदगर्ज होकर एक खूबसूरत ज़िंदगी में मग्न हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मेरी बीवी बूढ़ी होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के काबिल नहीं रही है। फिर जब मेरी मुलाकात अंजू से हुई तो मैं बिना सोचे समझे उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वे अपाहिज थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा था कि मैं उसकी मजबूरी का इलाज करवा सकता था। अगर मैं उसे एक नकली टांग बनवा कर दे देता तो वह पूरी तरह खूबसूरत और सेहतमंद हो जाती। यही सोचकर मैंने अपनी आधी जायदाद उसके नाम की थी और उससे शादी करने चला था। मगर अभी मेरा ये अरमान पूरा भी नहीं हुआ था कि उस रात जब उसने मुझे अपने बाजू से कपड़ा हटा कर निशान दिखाया तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। ये निशान मेरी बड़ी बेटी के बाजू पर था और अंजू मेरी ही बेटी थी। मैं सच कह रहा हूँ, एक पल के लिए तो मेरे दिल ने कहा था कि पिस्टल उठाकर खुद को गोली मार दूँ। मैं उससे आँख भी नहीं मिला पा रहा था। आज मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा था। अंजू ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वे मेरी पहली बेटी थी और मुझे ना तो उसका नाम याद था और ना ही चेहरा, और इसी वजह से मैं इतना बड़ा धोखा खा गया था। मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्या किया है? अगर तुम मेरी बेटी हो तो मुझसे शादी क्यों करने चली थी? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वे रोते हुए कहने लगी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा प्यार और अपनापन चाहिए था। ये कदम उठाकर वे मुझे सिर्फ शर्मिंदगी का एहसास दिलवाना चाहती थी। अगर वे ये कदम ना उठाती तो मुझे ज़िंदगी भर कभी पछतावा नहीं होता कि मेरी जुदाई में उन लोगों ने एक एक पल मुश्किल से गुजारा था, क्योंकि ज़िंदगी के इतने साल अन्नू ने और उसकी बेटियों ने बहुत तकलीफ़ में काटे हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उनको पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंजू को भी अपनी पढ़ाई के कारण स्कॉलरशिप पर इस शहर में दाखिला मिला है और मैं यहाँ हाई एजुकेशन के लिए आई हुई है। उसका मेरी गाड़ी के सामने आना एक इत्तेफाक था, लेकिन मेरी एक तस्वीर उसके पास थी, इस वजह से वह मुझे पहचान गई थी।
और फिर उसके बाद मेरे करीब आने के लिए और मुझे एहसास दिलाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। वे रोते हुए कह रही थी कि वे मेरी कमी को बहुत महसूस करती आई है और अब वे मेरा साथ चाहती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि अन्नू ने मेरे बग़ैर मेरे बच्चों को ना सिर्फ अच्छी परवरिश की थी, बल्कि उन्हें पढ़ाया लिखाया भी था। इतने सालों के बाद अपनी बेटी को इस तरह अपनी आंखों के सामने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारता देखकर मैं शर्मिंदगी का शिकार हो गया था। जिन बच्चों को मैंने बोझ समझकर फेंक दिया था, अनु ने उन बच्चों को समाज का एक काबिल इंसान बना दिया था। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही लायक और काबिल हो गए थे और मैं उम्र के हिस्से में एक बूढ़ी औरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी दूसरी बीवी से मेरी कोई औलाद नहीं थी और मैं तो आज भी अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा था। मेरे लिए ये डूब मरने की बात थी। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी थी। अब मैं अनु से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं अपने बीवी बच्चों को सीने से लगाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकता। मेरी बेटी अंजू मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, अब हमें कभी अपने आप से अलग मत करना। आपने जो कुछ भी किया वे सब पास्ट बन गया है और हम में से कोई भी पास्ट को दोहराना नहीं चाहता। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। मैं अंजू को साथ लेकर अन्नू के पास गया और उससे अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। उसने मुझे औलाद की खातिर माफ़ कर दिया, वरना मैं माफ़ी के काबिल नहीं था। मैंने जो कुछ किया था वे बहुत ही गलत था, लेकिन अन्नू ने जिस तरह मेरे बच्चों को पाला था, मुझे एहसास हुआ था कि मैंने हीरे को छोड़कर मिट्टी का सौदा किया था। मेरी दूसरी बीवी को जब ये पता चला कि मैं अपनी पहली बीवी और बच्चों से मिलने लगा हूँ, तो उसने ख़ुद मुझे उन लोगों से मिलने की इजाज़त दे दी और ये भी कहा कि मैं अपनी सारी फैमिली को यहाँ लेकर आ सकता हूँ और हम इकट्ठे रहेंगे। मेरी दूसरी बीवी बहुत बीमार थी और उसे पता था कि अब मैं ज़्यादा समय ज़िंदा नहीं रहूँगी, इसलिए अब वह मेरे साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। ऊपर वाला कभी कभी हमें परेशानियों में डालता है और हमें हर परेशानी में हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं माफ़ी के काबिल था या नहीं? और मेरी पहली बीवी ने मुझे माफ़ करके ठीक किया या गलत? और मेरी बेटी को मुझे एहसास दिलाने के लिए ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा।